हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज से हम गणित को प्रारंभ कर रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों को गणित पढ़ना है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पर हम गणित बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। और बेसिक से मतलब 0 लेवल से पढ़ेंगे और हीरो लेवल तक भी पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। और जिनको भी अभी भी गणित बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, वह हमारे इसी चैनल पर बराबर डेली के जो वीडियो अपलोड होंगे उन सभी वीडियो को देखते रहें, ठीक है। उसकी गणित अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो देर नहीं कहते हुए चलते चलते हैं। हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? नंबर सिस्टम। पहले हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से अगला चैप्टर को भी कवर करेंगे। पहले हम पूरा का पूरा क्या नंबर सिस्टम को कवर कर लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल धीरे से चलेंगे, ठीक है, दौड़ेंगे नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम संख्याएं। संख्या वह अंकगणितीय मान है जिसे हम शब्द, प्रतीक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका उपयोग हम गणना, मापन आदि के लिए करते हैं। किसके लिए? गणना और मापन आदि के लिए करते हैं। एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों और नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है, यानी नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्या है, क्या? नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग पेन कॉपी हाथ में लिए होंगे और जो हम पढ़ा रहे हैं इनको नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या यानी वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम बेसिक चलेंगे, फिर इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें इससे जो भी हम बेसिक पढ़ाएंगे वो सभी के सभी वहाँ पर क्वेश्चन कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए बेसिक पढ़ना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ध्यान करना, प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। किससे? n से, ठीक है, क्योंकि इसे n फोर नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक, ठीक है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब पूर्ण संख्या की बात करते हैं। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। यानी प्राकृतिक संख्या तो पूरी की पूरी है ही, यदि हम आगे शून्य जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे पूर्ण संख्या। क्या बन जाएंगे? पूर्ण संख्या, ठीक है। आशा करता हूँ कि दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगला पॉइंट है हमारा, या अगली संख्या है हमारी पूर्णांक। क्या? पूर्णांक, ठीक है, जिसे हम इंटरजर्स कहते हैं। क्या? इंटरजर्स कहते हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। क्या? सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती है? पूर्णांक। यानी जो यदि यहाँ पे यदि 0 है तो 0 की इस तरफ क्या होगा? प्लस होगा, इस तरफ क्या होगा? माइनस होगा। तो ये भी पूर्णांक कहलाती हैं और ये भी पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि धन पूर्णांक। तो सभी प्राकृतिक संख्या यानी धन पूर्णांक कहलाती हैं। जो प्लस वाली संख्या है क्या है? धन पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती हैं? धन पूर्णांक कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगला है ऋण पूर्णांक। तो सभी ऋणात्मक संख्या क्या? ऋण वाली संख्या ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। अगला हमारा परमेय संख्या। क्या? परमेय संख्या। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू मतलब p बटे क्यू यानी p बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त किए जा सके परमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। जैसे q बराबर p बाई क्यू या ना अनुपात p,
तथा q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। जैसे कि 5 -2, ठीक है, कॉमा 7/5, 0 आदि परमेय संख्या है। क्या है? आदि परमेय संख्या है। ठीक है, यदि 5 आप कहोगे जी तो परमेय संख्या कहाँ से, तो इसके बटे में एक तो कर लेते हैं, तो अब क्या बन गई जी, बटे में बन गई, मतलब भिन्न बन गई, यानी परमेय संख्या बन गई। क्या बन गई? परमेय संख्या बन गई। ठीक है, इसी प्रकार से अगला पॉइंट है आपका अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या आ गया। अब अपरमेय संख्या वे सभी संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे आप अंडर रूट वाली संख्या क्या कहलाती है? अपरमेय संख्या कहलाती हैं, जिनका वर्ग ना हो। जिनका वर्ग ना हो, यदि वर्ग हो तो वो क्या? परमेय संख्या कहलाती है। जैसे 25 होते तो यहाँ 5 निकल के आ जाते। ठीक है, तो वो क्या है? परमेय संख्या है, पर जो इनके क्या कोई वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो ये क्या अपरमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट और दिया गया है, यानी पाई एक अपरमेय संख्या है। क्या? पाई एक अपरमेय संख्या है, पर 22/7 यदि बटे में लिख दी तो यह है क्या है? 22/7 यानी 3/3.14 या 1/4 पाई के लगभग बराबर है। क्या? पाई के लगभग बराबर है, मतलब इसका मान बता दिया 22/7 और 3.14 भी पाई का मान होता है। ठीक है, तो यह क्या? परमेय है। ठीक है, और यह भी परमेय है, पर यह क्या है? पाई। पाई एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या। अगला है वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। तो वे सभी संख्याएं जो या तो परमेय हो अथवा अपरमेय हो वास्तविक से संख्या कहलाती है। मतलब सभी प्रकार की परमेय और अपरमेय संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, अगली संख्या हमारी सम संख्या है। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब भाग दो से पूर्णतः भाग चला जाए। ठीक है, सम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार से क्या सम संख्या हैं जी। ये क्या है? ये सम संख्या है। इसमें क्योंकि 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। अगली संख्या आपकी ऑड नंबर से, यानी विषम संख्या। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर, इसे ऑड नंबर। ठीक है, तो वे सभी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, मतलब यहाँ पर सम होती है तो वे 2 से विभाजित होती है, असम होती है तो वे 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में देख सकते हो आप 1, 3, 5, 7, इसमें क्या 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। ठीक है, यानी 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, तो यह क्या विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अगली संख्या हमारी अभाज्य संख्या है। क्या? अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या में वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखो आप 2, 3, 5, क्या 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 सभी क्या अभाज्य संख्या है। क्या? अभाज्य संख्या। या आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जिस संख्या से हम लासामासा या गुणनखंड काटते हैं वो भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या? जैसे हम 2 से भी काटते हैं, 3 से भी काटते हैं, 5 से भी काटते हैं, 7 से भी काटते हैं, 11 से भी काटते हैं, ये सब के सब क्या है? ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, चलते हम आगे। अगला भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके भाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है तो 4 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। ठीक है, और अब यह क्या है? तीसरी संख्या 2 से भी कट रहा है। किससे? 2 से भी कट रहा है। इसी प्रकार से 8 है तो 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, मतलब पहले स्वयं। ठीक है, और स्वयं एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी कट रहा है। ऐसे इसी प्रकार से 9 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। ठीक है, तो यह क्या है? यह भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं अभाज्य संख्या की जांच। अब अभाज्य संख्या की जांच कैसे की कर सकते हैं हम? तो यदि किसी दी गई संख्या के बारे में ज्ञात करना है कि वह अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है, इसके लिए दी गई संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। यदि वह संख्या वर्गमूल के
के मान से लगभग छोटी या अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो दी गई संख्या अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी? अभाज्य संख्या, अथवा नहीं। क्या? अथवा नहीं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाज्यता की जांच। क्या? भाज्यता के नियम। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ें ये चीज़ें हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले दो से भाज्य। क्या? दो से भाज्य कौन कौन सी संख्या दो से भाज्य होगी? क्या? दो से भाज्य कौन कौन सी संख्या होगी? तो वो होगी, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह दो से भाज्य होगी। क्या? दो से भाज्य होगी, मतलब दो का भाग चला जाएगा। जैसे हमने कहा संख्या कितनी बड़ी लिख लो आप, कितनी बड़ी, कितनी बड़ी लिख लो। 50 यदि तुमने सम संख्या रख दी या 0 रख दो तो क्या वो है दो से भी क्या दो का भाग चला जाएगा उसमें। क्या होगा? दो का भाग चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला नियम है आपका 3 का नियम। क्या? 3 का नियम। 3 से विभाज्य कब होगी? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग। क्या? सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह 3 से विभाज्य या 3 से भाज्य होगी। क्या मतलब? यदि हमने कह दी जी संख्या, सॉरी एक सेकंड, यदि हमने लिख दी जी वाले कितने जे वाली संख्या क्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले इन अंकों का योग कर लें। क्या योग 3 से विभाज्य है? 5 4 9, 9 3 12, 12 और 5 17 और 1 18। तो क्या यदि हम जोड़ रहे हैं 18 में 3 का भाग चला जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल चला जाएगा, मतलब 6। क्या? 6। ठीक है, तो इसी प्रकार से यानी हुआ है 3 से विभाज्य होगी। क्या? 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगला है 4 का नियम। क्या है? तो 4 से भाज्य कौन सी संख्या होगी? यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंक द्वारा बनी गई संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। मतलब 50 वाले अंक यदि आपके दो क्या 4 से विभाज्य है तो वह आगे वाली संख्या कितनी बड़ी होगी? तो यह क्या 4 से विभाज्य होगी, क्योंकि 50 वाले जो दो अंक है उसमें 4 का भाग जा रहा है, तो यह पूरी संख्या में भी आपका 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यह 4 का नियम था। ठीक है, 5 का नियम क्या बता रहा है कि संख्या से 5 से भाज्य यदि दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। क्या होगी? भाज्य होगी। यदि 50 वाला अंक क्या होना चाहिए? 50 वाला अंक 5 होना चाहिए। यदि इसकी 50 5 है तो यह क्या 5 से विभाज्य है। और यदि 50 वाला अंक क्या हो जाए 0 हो जाए तब भी यह 5 से विभाज्य होगी। सॉरी, हाँ, तब भी यह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब अगला नियम है यदि 50 0 हो तब भी 5 से विभाज्य होगी, और 50 यदि 5 हो तब भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगला जो नियम है वो है 6 का, 6 से भाज्य का नियम। क्या? तो 6 से क्या? यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। यानी अपन संख्या को जोड़ लेंगे कि 3 से कट रही कि नहीं कट रही। ठीक है, और फिर देख लेंगे 2 से कट रही कि नहीं कट रही। यदि 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वह 6 से भी कटेगी। क्या? 6 से भी कटेगी। ठीक है, तो यही 6 का नियम था। अगला नियम है 7 से। तो वे सभी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं जिनमें 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति होती है। क्या? 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति होती है, वह 7 से कटते हैं। किससे कटते हैं? 7 से कटते हैं। अगला है 8। क्या? 8 से भाज्य कौन कौन सी संख्या होंगी? तो यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह 8 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 8 से मतलब कटेगी। ठीक है, यदि उसके जो लास्ट वाले अंक हैं वो कितने से होना चाहिए? वो 3 से कटने चाहिए। कितने से कटने चाहिए? 3 से कटने चाहिए। ठीक है, तब ठीक है, तो इस प्रकार से इनको कहो, मतलब यह है क्या बता रहा है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या विभाज्य, यानी 3 अंक 50 के यदि
पछाड़ वाले 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है, तो अगर कोई भी संख्या लिखी हो तो उनमें क्या वह 8 से विभाज्य हो जाएगी। किससे हो जाएगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। अगला है आपका 9 से भाज्य। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह भी 9 से विभाज्य होगी। यदि हम इस प्रकार से लिखेंगे, यदि इनको अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। यार 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 के पहाड़े में कोई भी संख्या हो सकता। 11 और 3 14, 15 16, 16 और 4 16 और 3 19। तो इस प्रकार से ठीक है। यानी 50 के अंक क्या है? 8 से कट रहे, यानी 8 8 देंगे 64 एक वर्ग। और यहाँ पे जो 50 के जो 3 अंक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो 50 के अंतिम के जो 3 अंक है, मतलब जो 50 के 3 अंक है वो कट हो चाहिए। तो 50 कितने? 648 है। यह है क्या? 3 से कट रहे, सॉरी 8 से कट रहा है, तो यह है 8 8 मतलब जो भी संख्या है वो है क्या? 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, मतलब जो 50 के 3 अंक है वो कट हो चाहिए। अगला पॉइंट है आपका 9 से भाज्य। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह 9 से भाज्य होगी। सॉरी ये बता भी चुके थे अभी हम। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉरी अंग है, अंग क्या है? 11 से भाज्य। क्या? 11 से भाज्य। 11 से क्या भाज्य? यदि दी गई संख्या के विषम अंकों के स्थान, क्या विषम विषम स्थानों के तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 11 से विभाज्य हो जाता है। जो अंतर होता है वह किससे? 11 से विभाज्य हो जाता है, तो वह 11 से विभाज्य होगी। क्या? 11 से विभाज्य होगी। यानी समांक वो होना चाहिए और विषमांक होना चाहिए। तो समांक अलग जोड़ लो, विषमांक अलग जोड़ दो, एक दूसरे में से घटा लो। यदि वह है घटा होगा 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या कितने से? 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। संख्याओं के गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या करना है? इकाई का अंक। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम। संख्याओं के गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए प्रत्येक संख्या का इकाई का अंक लेते हैं। क्या लेते हैं? इकाई का अंक। इकाई के अंक वह, एक सेकंड, इकाई के अंकों की इकाई के अंकों की गुणा करते हैं। यदि गुणनफल में कोई दहाई का अंक आ जाए तो उसका इकाई का अंक लेकर गुणा जारी रखते हैं। इस प्रकार से एग्जाम्पल में भी हमने दिया है आपको। इस प्रकार से 50 का अंक ले लो, गुणा करो। 9 7 63, 63 में 50 3 आई तो बस 3 ही लेना है आपको। 3 को 9 में गुणा करो, 9 3 27, 27 में 7 आए तो बस 7 लेना है। 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28 का आए लास्ट को 8 आए तो 8 ही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इकाई का अंक निकाला जाता है। ठीक है, अगला है आपका घातीय रूप की संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या? घातीय रूप की संख्या में इकाई का अंक। तो यहाँ पर इकाई का अंक ज्ञात करना है इस प्रकार से। यदि संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। क्या? अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आओगे यदि, तो कैसे करो? तो सबसे पहले हम इसमें क्या करें? 4 से भाग दे रहे हैं, मतलब 11 51 जो 4 से भाग देंगे तो कितना बचता है? 4 दूनी 8, 3 वर्ग ही यहाँ पर प्रियंक तल 5 को कितने हुए? 35 हो गए। 4 8 32, कितने? 4 8 32, फिर 3 वर्ग कितने वर्ग? 3 वर्ग अंक तल 7 का कितना? 7 को उतार लो आप, तो 37 हो गए। और 4 4 नम 36, कितने? 4 नम 36, कितने? 4 नम 36, तो का वर्ग का 4 36, शेष कितने बचा? 1 बचा। कितना? शेष ही से मतलब होता है हमें से एक शेष बचा, तो जो शेष बचा वही घात आ जाती है। यानी यहाँ पर लिखा है जो चीज़ें 576 में 11 से इंचन की घात चढ़ी, तो 11 से इंचन को काटा हमने 4 से, तो एक शेष बचा, तो एक शेष इसके इकाई के अंक पर चढ़ा जाएगा, मतलब 6 के ऊपर 1 का चढ़ जाएगी। तो जब इसका गुणा होगा 6 एकम 6, तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला एग्जाम्पल और लिया है हमने कि 272 और 443 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम 443 कितने से 4 से भाग देंगे,
तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 मतलब 3 शेष बचता है। कितना बचता है? 3 शेष। और 3 शेष बचता है तो जो इकाई अंक 2 है इस पर 3 की घात चढ़ा दे। 3 जितने शेष बचता है उतने की घात। तो इसका 3 से गुणा करें 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 इसका सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। ठीक है, इसी प्रकार 4 तथा 8 वाली संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। क्या? 4 तथा 8 वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। जैसे 4 के ऊपर 4 का स्क्वायर चढ़ो तो इकाई का अंक, और 8 के ऊपर 4 का अंक मतलब घात चढ़ी में इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 4 चौको 16 का, 4 चौको 16, फिर 4 चौको 16, 16 गुणा 16 करो जो 50 वाला, फिर 6 6 36 हो जाए। 256 आ रहा है ना, 6 6 36 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे थे अपन। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, यदि संख्या में इकाई का अंक 3 या 7 हो तो उपर्युक्त अनुसार, क्या उपर्युक्त के अनुसार ही शैल करते हैं, परंतु 3 के ऊपर 4 में इकाई का अंक तथा 7 के ऊपर 4 में इकाई का अंक 1 है। क्या? 1 होगा ही। वैसे 3 का गुणा जैसे आप 4 दे करोगे, 3 3 9 3 27 81 में पहुँचा है, क्या आता है? 1 आता है। इसी प्रकार से 7 कल 7 7 49, 49 में 9 निकल आया है। कितने? 7 7 है 49, और 49 9 21 नंबर 729, 9 नंबर 81, ये मतलब 81, यहाँ पे भी 81 निकल गया, मतलब 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यदि संख्या में इकाई का अंक 9 है तो घात विषम होने पर, क्या? तो घात विषम होने पर इस इकाई का अंक 9 तथा घात सम होने पर इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, ये तो एक ट्रिक है। यहाँ पे यदि आप 4 को भाग दो, 4 दूनी 8, 20 हो गए। सॉरी, 4 दूनी 8, 4 3 12, सॉरी 4 3 12, 2 बार के 20 हो गए, 4 5 20। मतलब यहाँ पे क्या पूरे पूरे कट गए? क्या पूरे पूरे? तो क्या बचे? एक बच्चे माना कि यहाँ पे जो 40 हैं, तो यहाँ पे क्या जब भी किसी पर भी घात कितने को 0 की घात आती है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या पूरे पूरे कट गए, तो इसका 0 मतलब जो अंक इकाई के अंक कितने 9 पर 0 की घात चढ़ाओ तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है हमेशा। तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 141, 141 में काटो आप तो कितने बचे? 141 में जैसे 4 3 12, 4 3 12 2 3 12 2 14, 2 बार के 1 आ 21 हो गया, 4 5 20। क्या? 4 5 20, और एक यहाँ पर भी शेष बचे तो 9 के ऊपर 1 की घात चढ़ा दो तो 9 एकम 9, 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी दिए हैं हमने कि शून्य, एक चीज़ ध्यान करना, ये चीज़ें नोट करते चलना। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। दूसरा पॉइंट है आपको, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। अगला है, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं। अगला, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर अपरिमेय होता है। जैसे उदाहरण में 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। कितना होता है? अपरिमेय संख्या होता है। उदाहरण में 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या? 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी अगला है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर एक विषम संख्या होती है जो दोनों संख्याओं के योग के बराबर होती है। क्या होती है? दोनों संख्याओं के योग के बराबर होती है। अगला है, एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या, केवल दो सम अभाज्य संख्याएं हैं। दो क्या है? सम अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्या होती है। कितने होती है? 25 अभाज्य संख्या। कितने? 1 से 100 तक के मध्य। ठीक है, अब चलते हैं, मतलब कुछ फॉर्मूले भी दिए हमने। यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है तो n+1/2 रख लेते हैं। क्या? n कोष्टक n+1/2 रख लेते हैं। अगला है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं को योग बराबर होता है n कोष्टक में n+1। अगला है, प्रथम n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है जो वो होता है n/2 n/2 + 1। ठीक है, जो क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। ठीक है,
चलते हैं हम, और कुछ रहेगा। अगला पॉइंट है आपका प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n कोष्टक n प्लस 1 और 2n कोष्टक 2n प्लस 1 बटे में 6 क्या होता है, बटे में 6। अगला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए सूत्र ये है n कोष्टक n प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो अगला पॉइंट है ए कोष्टक ए प्लस डी प्लस कॉमा ए प्लस 2d प्लस कॉमा ए प्लस 3d का nवां पद निकाल विकलन जिस सूत्र होता है। ठीक है, ए प्लस में n माइनस 1 अपॉन में डी, सॉरी गुणा में डी। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दूसरे में क्या निकालना, n निकालना है, क्या निकालना n, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ठीक, क्या निकालना n निकालना है। ठीक है, तो योग है मतलब n पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर योग निकालो तो n बटे 2 और 2a प्लस में n माइनस 1 और d। इसी प्रकार से ये है a ए आर स्क्वायर का nवां पद क्या होगा ARN के ऊपर माइनस की पावर। ठीक है, ये गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र है जी। ठीक है, यानी a और कोष्टक में RN माइनस में 1 बटे में R माइनस 1। ठीक है, जहाँ R बड़ा होगा किससे, 1 से। अगला इसी प्रकार से ये है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इतनी होती है, कितनी होती है, इतनी होती है। ट्रिक से भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह थ्योरी पसंद आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आज के होमवर्क की ओर। कहाँ पर, होमवर्क की ओर। आज का होमवर्क है हमारा कि 6 से विभक्त होने वाली सभी अंकों की कुल कितनी संख्याएँ हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अपने नोट में जरूर लिख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। ठीक है, कल हम इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये हैं और बाकी ये हैं। ठीक है, ये कितने, 3 4 मतलब 2 5 3 4 5। ठीक है, और आगे चलते हैं 6 7 8 9 10 और 11 12 कितने 11 क्वेश्चन कितने दिए हैं, 11 क्वेश्चन। ठीक है, 11 क्वेश्चन लगा के ले आना तुम्हें। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, जिसके पास नोट पेन है वो है क्वेश्चन को जरूर लिख लें, और जिसके पास नहीं है तो वह है स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यह है आपको, यह सभी क्वेश्चन को आपको घर पर करना है। यदि जो भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके, वह है हम कल इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे पार्ट दूसरे में और इसको कवर कर देंगे। ठीक है सभी को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।